Okay, let's start the class. हाँ जी। चैप्टर 10 करना है आज हमने, दैट इज प्रोस्पेक्टस। हमने पहले ही डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जिसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपने भी देखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपको भी मिलता है, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है ना, जिसमें साथ में एक फॉर्म अटैच होता है अगर आपने फिल करना होता है जो कॉलेज के लिए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक तरह की विंडो है थ्रू विच एन इन्वेस्टर कैन लुक इनटू द साउंडनेस ऑफ द कंपनी, जिसके थ्रू हम देखते हैं कंपनी की साउंडनेस। ठीक है, कंपनी का वेंचर, कि कंपनी कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से लोग हैं, कितनी कितनी कैपिटल है। ठीक है, आप कॉलेज का भी जब प्रोस्पेक्टस लेते हो उसमें भी क्या होता है? यही होता है, कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई होती है ना, वाटर टैंक, वाटर की कितनी सुविधा है, वॉशरूम की कितनी सुविधा है, वो सभी दिखाया होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का विंडो है जो हमें कंपनी का वेंचर के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, in order to finance its activity, company needs capital which is raised by public company by the issue of a prospectus। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, जैसे आप भी प्रोस्पेक्टस लेते हो कंपनी में एडमिशन सॉरी, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके अंदर एक फॉर्म लगा होता है ना। इसी तरह कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या लगा होता है? इशू ऑफ शेयर दिया होता है कि आप शेयर इशू करवाना चाहते हो कंपनी के। अगर आपको कंपनी में शेयर इशू करवाने हैं तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा कंपनी का। ठीक है, जैसे कि कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज का क्या खरीदते हैं? प्रोस्पेक्टस। ये लीगल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसकी? इन्वेस्टमेंट जो भी ऑफर की जा रही है पब्लिक को। ठीक है, मतलब जो भी शेयर जो है इशू किए जा रहे हैं पब्लिक को, वो क्या क्या होता है इसमें, डॉक्यूमेंट में इसमें क्या क्या होता है? हिस्ट्री होती है कंपनी की, ओवरव्यू होता है कंपनी का, सर्विसेज जो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोफाइल, कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, डिजायर्ड डील स्ट्रक्चर, कैसे डील की जाती है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यूज ऑफ प्रोसीड। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफर्स, क्या क्या ऑफर्स दी जा रही हैं आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिस्क इन्वॉल्व्स। ठीक है, यानी कि पूरा कंपनी का एक तरह का डाटा दिया जाता है कि now document contain offers of security for sales to be deemed prospectus, section 25। when a company allot or agree to allot any security of the company with a view to any of those security being offered for sale to the public, any document by which the offer for sale is to be public is called shall for all purpose टू डीम टू बी प्रोस्पेक्टस इशू बाय द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी कुछ सेल करना चाहती है और उसके बदले में सिक्योरिटी मांग रही है या कुछ सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, उस सब के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसको डीम टू बी प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। प्रॉपर वो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, वो सिर्फ सेल के लिए बनाया गया प्रोस्पेक्टस होगा, इसलिए इसको डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। ठीक है, no prospectus shall be issued on behalf of company or in related to an intended company unless or before the date of its publication। ठीक है, जब उसने पब्लिक करना है इश्यूज, मतलब इशू करने हैं शेयर, तब ही वो प्रोस्पेक्टस निकालेगी, उसके अलावा नहीं निकालेगी। ठीक है, और इस प्रोस्पेक्टर की कॉपी क्या है? अपने हर डायरेक्टर को भेजनी होगी पहले, जो जो जिस जिसका नाम उस आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है। Not valid if it shall be issued more than 90 days after the date of which a copy therefore is delivered to the registrar। ठीक है, रजिस्ट्रार को देने के बाद 19 दिन के अंदर अंदर उसको आपको
क्या करना पड़ेगा, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू कर देना होगा। अगर आपने 3 महीने के बाद किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रार से उसको क्लेरिफाई करवाने के बाद 3 महीने है कि आप उसको इशू कर दो। इन एनी आप नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा नया बना के रजिस्ट्रार को दोबारा भेजना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। Variation in term of contract or object in prospectus. A company shall not at any time vary the term of contract refers in the prospectus or objective for which the prospectus are issued, except subject to be approval of, except subject to be any authority should be of by the company is generally meeting by way of special resolution। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी प्रोस्पेक्टस में आप चेंज नहीं कर सकते हो आप इशू करने के बाद। इशू करने से पहले आप उसमें जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आफ्टर इशू आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कोई भी नया टर्म बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, आप अगर उसमें कोई पर्सन मतलब चला गया है, ठीक है, कोई पर्सन नया आ गया है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है आपने, ठीक है, तो वो आप ऐड करवा सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, उसके थ्रू आप प्रोस्पेक्टस में थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट मैटर में चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। मान लो एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया और वो एडमिशन पर्पस ही चेंज कर दे, तो वो नहीं कर सकते वो। अगर कोई मैडम चली गई है, नई मैडम ऐड करनी है, ठीक है, कोई वाटर टैंक नया आया है, ठीक है, कोई नई बिल्डिंग उन्होंने बनवाई है अलग से मेडिटेशन के लिए या कुछ भी, तो वो ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर आप चेंज नहीं कर सकते। Offer of sales of share by certain members of company. When certain member of company propose is consultant with the board of director to offer in according with the provision of any law for the time being in force whole and part of their holding of share to the public, they may do so in accordance with such procedure as may be prescribed. Any document by which the offer of sale to the public is made shall all for purpose to be deemed to be prospectus issued by the company and all rule and regulation made therein as the content of the prospectus, liability in respect of his statement and omission from prospectus or otherwise related to prospectus shall apply if this prospectus issued by the company। ठीक है, आप मैं अपने मेंबर को भी अगर दे रहे हो तो भी मेंबर्स को भी प्रोस्पेक्टस खरीदना ही पड़े, ठीक है। मेंबर्स को भी अगर आप ऑफर कर रहे हो तो मे बी वो डीम टू बी प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, ठीक है, बट उनको प्रोस्पेक्टस ले नहीं होगा। हाँ जी, कहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। इफ शेयर डिवेंचर आर डिसाइडेड टू बी अलाउड टू एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ द शेयर, ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग को ही दे रहे हो, जिनके पास पहले से ही है उनको ही दो दो शेयर ज्यादा दे दिए, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। शेयर एंड डिवेंचर टू बी अलॉट फॉर आर सिमिलर टू द करंट शेयर्स एंड डिवेंचर हैज बीन ट्रेडेड इन अकॉर्डिंग इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके डिवेंचर लिस्टेड है, वो सेम ऑलरेडी पहले आपने करवाए थे और वही ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज खुद से ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है, किसका, इन्वेस्टर्स का। तो अलग से इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी इफ नॉट परमिटेड बाय लॉ, अगर लॉ ने उसको परमिट नहीं किया है तो वो नहीं इशू करेगी, ठीक है। पर्सन हु हैज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अंडर राइटिंग द शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर आप अंडर राइटिंग शेयर होल्डर शेयर्स के लिए बात करो, मतलब जो डाउन में चल रहे हैं उन शेयर को दोबारा से देने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको नया इनविटेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस
Advertisement of any prospectus of the company is published in any manner. It shall be necessary to specify the content of its memorandum regarding to the object, liability, share capital of the company, name of the signature and memorandum and the number of share described by for them in its capital structure. ठीक है, आप कहीं पे भी एडवर्टाइज कर सकते हो, किसी भी मैनर में कर सकते हो, ठीक है, मेमोरेंडम में दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। नाउ टाइप आ गया, सबसे पहले आ गया, 4 टाइप है इसकी। सबसे पहले टाइप आ गई शेल्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होगा, विच द सिक्योरिटी एंड क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स issues for subscription is one or more issue over a certain period without issue of a further prospectus. Any class or class of company as the Security and Exchange Board may provide by regulation in their behalf may file a shelf prospectus with the registrar at the stage of the first offer of security, including their shelf indicates a period not exceeding 1 year as a period of validity of such prospectus shall commence from the date of opening of the first offer of security under this prospectus। ठीक है, आप शेल्फ बना देते हो एक पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए, कि इतने देर के लिए आप वो कर सकते हो। ठीक है, आपके बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको कैटेगराइज कर रहा है तो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। देन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलेशन ऑफ द कॉटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूड्स देयर। रेड आ गया यानी कि कुछ खतरा। तो ये रेड हायरिंग क्या है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, जो मनी है, प्राइस है, वो क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है, वो एक नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड भी एक नहीं है। तो आप कंपनी में आओ, पूरी इंफॉर्मेशन लो, देन इशू करो शेयर, उसको बोलेंगे रेड हायरिंग, कि आप अपने बिहाफ पे कर रहे हो ये। ठीक है, अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या है, समरी होती है प्रोस्पेक्टस की। ठीक है, जो मतलब प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देने से पहले बनाया जाता है, इनकी तैयार किया जाता है, जिसमें सारे प्रोस्पेक्टस के फीचर को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। ठीक है, ताकि रजिस्ट्रार इसको मतलब मना ना करे। देन डीम प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ लिया, जब सेल के लिए, ठीक है, सेल्स करने के लिए, ठीक है, कोई सिक्योरिटी अलॉट करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसको डीम टू बी प्रोस्पेक्टस कहते हैं। लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस पे सही चीजें नहीं लिखते हो, गलत चीजें लिख देते हो, तो आपको लाइबिलिटीज लगेंगी, यानी कि कुछ पनिशमेंट्स लगेंगी। ठीक है, आप पे कुछ लाइबिलिटी लग जाएगी, आपको कुछ पे करना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो ये दो तरह से हो सकती है, कि क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होगा, व्हेन अ प्रोस्पेक्टस इश्यूज circulate or distributed includes any statement which is untrue or mislead in form of context in which it is included or where any inclusion or omission of any matter is taken to be mislead, then person who authorizes the issue। ठीक है, अब क्या है, अगर कुछ उसमें मिसलीड हो जाता है, कुछ गलत लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको जिसने इशू किया है वो लाइबल होगा उसके लिए। ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी थी, जिस पर्सन के पास उसको इशू करने की, वो लाइबल होगा। ठीक है, तो इसको पनिशमेंट फॉर फ्रॉड माना जाएगा, तो फ्रॉड माना जाएगा, इसको क्रिमिनल माना जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो फ्रॉड माना जाएगा, तो फ्रॉड के लिए उसको पनिशमेंट भी लगेगी। जो पर्सन गिल्टी के लिए पकड़ा जाएगा, ठीक है, उसकी गलती के लिए पकड़ा जाएगा, उसको 10 लाख, ठीक है, अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। टर्नओवर यानी कि सेल ऑफ द कंपनी, जो भी कम होगा दोनों में से
वो उसको पनिशेबल होगा, यानी कि वो उसको पे करना पड़ेगा। प्रिजन भी हो सकती है 6 मंथ की। ठीक है। नाउ सिविल लाइबिलिटी आ गई। सिविल लाइबिलिटी क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूड्स एंड द inclusion or omission of any matter। ठीक है, यानी कि एरर आ जाना। ठीक है, जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट में कभी कभी 1000 की जगह 100 लिखा होता है। ठीक है, या कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं आगे पीछे से, वो इमिशन आ जाना, तो वो सिविल लाइबिलिटी मानी जाएगी। इसमें कोई भी पर्सन लाइबल नहीं है अंडर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग। बाकी इसकी पेनल्टी, इसकी भी पनिशमेंट है। ठीक है। इसकी पनिशमेंट कितनी है देखो जरा। मिल रही है आपको इसकी पनिशमेंट अमाउंट? इसकी उन्होंने पनिशमेंट नहीं दी हुई। इसमें वो भाई बस यही कह रहे हैं कि आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी पेनल्टी क्या होगी कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। चैप्टर क्लियर है? प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको वो जो प्रोस्पेक्टस हमने पढ़े वहां से क्लियर नहीं हो रहे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं सारे प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग, शेल्फ, डीम्ड, अब्रिज्ड। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स में। हाँ जी, इज इट डन? ठीक है, क्लियर है चैप्टर। मूव टू द चैप्टर 11, दैट इज रेजिंग ऑफ कैपिटल। एवरी कंपनी, मीनिंग ही पढ़ते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक्स। देखो क्या शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? हर कंपनी को, बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, दे नीड्स फंड्स। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन फॉर्म ऑफ मनी। तो उस फंड को रेज करने के लिए, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। तो वो पैसा इकट्ठा कैसे करती है? लोगों से इकट्ठा करेगी। तो लोगों को क्या कहती है कि आप हमारे शेयर खरीद लो। शेयर खरीदो और हमें अपना पैसा दे दो। मतलब अब आप इन्वेस्टमेंट करो हमारी कंपनी में, हम आपको रिटर्न देंगे। तो जो वो कंपनी रेज करती है फंड्स, ठीक है, यानी कि फंड्स इकट्ठे करती हैं जो वो पैसे, शेयर्स देके, डिबेंचर्स देके, या कोई लोन लेके, जिस मर्जी फॉर्म में, उन सबको क्या बोलते हैं? रेजिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, काइंड क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, विद वोटिंग राइट्स, और differential right as a dividend, voting or otherwise according with the rules to be prescribed। ठीक है, शेयर इक्विटी क्या है? जिनके पास वोटिंग राइट होते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर, जिनको हर चीज की प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, जिनके पास हर चीज को पहले करने का प्रेफरेंस है, उनको पहले प्रेफरेंस है। ठीक है, मतलब अगर शेयर वापस भी ले रहे हैं ना, बाय बैक, तो पहली प्रेफरेंस किनको आएगी? प्रेफरेंस होल्डर को, उनका नाम से ही प्रेफरेंस। देन डिबेंचर, डिवेंचर इशू करके उस पे इंटरेस्ट देके।
ठीक है, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे। नाउ नंबरिंग ऑफ शेयर, एवरी share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number, providing that notice in this sector shall apply to shares held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such shares is record of a depository। क्या कह रहे हैं? जिसके नाम पे शेयर इशू किए जाएंगे यही माना जाएगा कि उसी के शेयर है। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, एक शेयर का सर्टिफिकेट दी जाती है विद प्रॉपर सील के साथ कंपनी की। उस पे प्रॉपर लिखा होता है कि आप कितने शेयर ले रहे हो, कितने पैसे पे मिलेगा, कितने उस पे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉपरली क्लियर होता है सब कुछ। ठीक है। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट क्या है? जिनके पास इक्विटी शेयर होंगे उनके पास क्या होगा? वोटिंग राइट होगा। ठीक है, कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब एक तरह के ऑनर होते हैं, इक्विटी शेयर ओनर्स ही खरीदते हैं। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं या कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं वही इक्विटी शेयर खरीदते हैं। तो उनको हर मीटिंग में आना भी पड़ता है और उनको क्या किया जाता है? उनको जो शेयर है उनको वोटिंग राइट भी दिए जाते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, when where a share capital of the company is divided into different classes of share, the right attached of the share of any class shall be varied with the concern in return of the holder or not less than three-fourths of the issue share that class or mean a specific resolution passed at a separate meaning of the holders of issues of share that class। ठीक है, अगर आप किसी भी वेरिएशन कर रहे हो, किसी भी शेयर में वेरिएशन कर रहे हो, मान लो आप इक्विटी को प्रेफरेंस में चेंज कर रहे हो या प्रेफरेंस को इक्विटी में चेंज करने का टाइम दे रहे हो लोगों को, जो भी आप करना चाह रहे हो, अमाउंट बढ़ा रहे हो, अमाउंट कम कर रहे हो, तो वो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा सारे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जो कि एक रिटर्न कंसर्न होगा। पहले सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। मान लो आप 10,000 के शेयर 20,000 पे दे रहे हो, तो पहले जितने आपके शेयर होल्डर हैं जिन जिनके पास 10,000 के शेयर हैं उनको आप एक रिटर्न कंसेंट भेजोगे। ठीक है, उन पे उनके साइन आएंगे कि ठीक है हम अग्री करते हैं, मतलब रिटर्न कंसर्न होना चाहिए उनका, वो रिटर्न अग्री करते चाहिए। अगर वो रिटर्न में अग्री कर रहे हैं देन आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वेरिएशन कर सकते हो, और अगर वो अग्री नहीं करते हैं तो आप चेंज वेरिएशन नहीं कर सकते हो। कॉल ऑन शेयर ऑफ सेम क्लास टू बी मेड और यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल ऑफ शेयर मतलब कि शेयर जो है वो ये नहीं है कि 10 रुपए के 10 रुपए एक बार में मांग लेते हैं आपसे। क्या किया जाता है, उस 10 रुपए को 3-4 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसको पहले बोलते हैं एप्लीकेशन शेयर, सेकंड होती है अलॉटमेंट। ठीक है, थर्ड, पहली कॉल होती है एप्लीकेशन की, सेकंड कॉल होती है अलॉटमेंट की, थर्ड कॉल होती है फर्स्ट कॉल की, सेकंड होती है सेकंड कॉल की। ठीक है, तो इस तरह से 4 कैटेगराइज कर दिया जाता है। और सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ली जाती है। ठीक है, जिसने शेयर खरीदने एप्लीकेशन मनी तो उसको देनी ही पड़ेगी, फर्स्ट केस है कि आप एप्लीकेशन मनी दो। ठीक है, होती वो शेयर की अमाउंट में से ही है। मान लो 10 रुपए का शेयर है, आपको एप्लीकेशन मनी 4 रुपए ले रहे हैं, तो वो आपको 10 रुपए में से 4 रुपए मांग रहे हैं आपसे, 6 रुपए वो कह रहे हैं कि हम आपसे बाद में लेंगे, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, कॉल ऑन शेयर क्या है? हम फिर कॉल करके उनको बोलते हैं सर अपनी अलॉटमेंट मनी पे कर दो। ठीक है, सर अपनी फर्स्ट कॉल पे कर दो, सर अपनी सेकंड कॉल पे कर दो, ऐसे करके। ठीक है, आप कॉल पे शेयर की मनी मंगा जितनी आपको चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन मनी से सर जाता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं और फंड चाहिए मुझे, तो आप फिर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों मांग लेते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे फुल अमाउंट चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप फर्स्ट कॉल भी मांग लेते हो, सेकंड कॉल भी मांग लेते हो। ठीक है, आप कॉल करके उनसे मांग सकते हो। कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल थ्रो नॉट कॉल्ड अप
A company may, if so authorized by its article, accept from any member the whole or a part of the amount remaining unpaid of any share held by him, even if no part of that amount shall be called up. A member of the company limited by share shall not enter to any voting right in respect to the amount paid by him under section this until the amount has been called up. ठीक है, अगर किसी पर्सन का पैसे देने वाले रहते हैं, ठीक है, चाहे आपने मांगे भी नहीं है, मतलब आपने कॉल नहीं किया है, फिर उसकी अमाउंट अभी भी पड़ी है, तो ये तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे वो शेयर होल्डर माना जाएगा, लेकिन उसको फिर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा जब तक वो सारी अमाउंट पे नहीं कर देता, चाहे आपने उसको कॉल करके मांगे हैं, चाहे आपने उसको नहीं मांगे। ठीक है, application of premium received on issues of share. When a company issue share at premium, ठीक है, whether for cash or otherwise, a sum total of the agreed amount to be premium received on these shares shall be transferred to the security premium account, and the provision of this act related to reduction of share capital of the company shall accepted a provision in the section apply if the security premium account shall be paid up share capital of the company. ठीक है, अगर आप कोई भी शेयर 10 का शेयर है, आपने देखा मार्केट में उसका प्राइस 12 है, आपने 10 का इशू किया लेकिन मार्केट में उसका प्राइस आपने देखा 12 है, यानी कि प्रीमियम में चल रहा है, आपका हाई क्लास में चल रहा है, तो आपने अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर दिए। प्रीमियम पे यानी कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का दे रहे हो आप। ठीक है, प्रीमियम पे बेच रहे हो, या फिर कंपनी को पता है कि उनका शेयर अब आगे जाके 15 का होने वाला है, तो हम फायदा लेने के लिए क्या करते हैं, प्रीमियम पे बेच देते हैं, 10 की चीज 12 पे बेच देते हैं। लोगों को क्या लगता है कि और प्रीमियम बढ़ेगा अभी, तो वो मतलब प्रीमियम नहीं, मतलब और अमाउंट बढ़ेगी अभी, तो वो 12 पे भी खरीदने को रेडी हो जाते हैं। तो वो जो 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाए हैं हर शेयर के ऊपर, अब उसको क्या करें, उसको अलग से एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना के उसमें रखा जाएगा कि जो भी हमने सिक्योरिटी जो भी शेयर इशू किए हैं ये उसके प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, प्रोहिबिटेड ऑन इशू ऑफ इस शेयर्स एट डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट पे इशू किए जाते थे शेयर, लेकिन अब जो है कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, इसको वॉइड माना जाता है। ठीक है, पहले होता था, बहुत पहले डिस्काउंट पे इशू होते थे शेयर, अब ये डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है, डिस्काउंट पे बिल्कुल नहीं होते, प्रीमियम पे होते हैं या फिर पूरी अमाउंट पे होते हैं, बस डिस्काउंट पे नहीं होते। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, नेम पढ़ो क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट यानी कि पसीना, पसीना किनका होगा, खून पसीने की कमाई किसकी होती है कंपनी में। हाँ जी, खून पसीने की कमाई किसकी होती है कंपनी में, या खून पसीने से मेहनत कौन करता है कंपनी में, कौन करता है, एम्प्लॉय करता है, मेहनत एम्प्लॉय करता है, जो डायरेक्टर है जो ओनर है वो, उनका दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर और मेहनत स्वेट पसीना किसका बहता है, वो एम्प्लॉय का बहता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय को जो शेयर इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय को, कंपनी के एम्प्लॉय को जो शेयर इशू किए जा रहे हैं थोड़े कम प्राइस पे या मे बी इक्वल टू सिमिलर प्राइस पे, उसको क्या बोलेंगे हम, स्वेट इक्विटी शेयर, यानी कि उनके खून पसीने की कमाई का हम उनको हिस्सा दे रहे हैं, उसको बोलेंगे स्वेट इक्विटी। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू और रिडम्पशन, आप इशू करवाते हो प्रेफरेंस शेयर और रिडीम भी करवा सकते हो। इसमें क्या है, प्रेफरेंस में आपके पास प्रेफरेंस है, preference shares are able to be redeemed within a period not exceed 20 years। 20 साल से ऊपर का टाइम नहीं होना चाहिए।
अगर 20 साल से ऊपर हो गए आपके पास प्रेफरेंस शेयर तो आप उसको रिडीम नहीं करवा सकते, 20 साल के अंदर अंदर आप उसको रिडीम करवा सकते हो। नाउ पब्लिकेशन ऑफ अथोराइज्ड, सब्सक्राइब एंड पेड। पब्लिकेशन ऑफ अथोराइज्ड यानी कि आप अपने कैपिटल को, आप अपने शेयर्स को क्या कर रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो, पब्लिक को दिखा रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो पब्लिक को। सब्सक्राइब यानी कि जिन लोगों ने उसको ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए, ठीक है, आपने शेयर दिए, पब्लिक को एडवर्टाइज किया, लोगों ने उसके लिए सब्सक्राइब कर दिया। पेड अप उनके लिए जिन्होंने पे भी कर दिया, वो पेड अप कैपिटल में आ जाएगा, जिन्होंने उसका अमाउंट भी पे कर दिया है, ठीक है। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल, ठीक है, जिनके पास लिमिटेड लिमिटेड कंपनी यानी कि इनका इशू करने का जो अमाउंट होएगा वो लिमिटेड होएगा बाय द गवर्नमेंट, बाय द लॉ, ठीक है। ये मतलब अपनी मर्जी से नहीं है कि आज 5 लाख के शेयर कैपिटल निकाल दो, कल 1 करोड़ के निकाल दो, नहीं। इनको एक अमाउंट दे दी जाती है कि आप सिर्फ 10 लाख तक शेयर इशू करवा सकते हो। 10 लाख मैं वैसे अमाउंट बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप 10 लाख तक शेयर इशू कर सकते हो, बस इससे ऊपर आप इशू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कंपनी, क्योंकि आप लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो वो जो अमाउंट बोल दी गई है वो सिर्फ उतनी ही अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं, इशू करेंगे, उसके अलावा वो कोई भी अमाउंट इशू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है उनको 10 लाख बोला हुआ और वो 20 लाख का इशू कर दे, नहीं, तो उनपे केस हो जाएगा यहाँ, फिर वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो अब 10 लाख अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको 10 लाख ही बोलना है, तो आप 10 लाख ही कर सकते हो बस। इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या है, बोनस शेयर क्या है, कंपनी क्या कर रही है, अपने ही मेंबर को शेयर जो है बोनस में दे रही है, ठीक है, यानी कि उससे उसका पैसा नहीं ले रही, तो उसको बोलेंगे फुल्ली पेड अप बोनस, ठीक है, यानी कि वो पेड अप है, उसको पे नहीं करना आपको, वो क्या है, आपको शेयर बोनस में दिया जा रहा है, ठीक है। उसकी अमाउंट जो है वो कंपनी खुद देगी, वो चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकाल के डाले, चाहे रिजर्व में से डाल के निकाल के डाले, आपको वो शेयर वो फ्री में दे रही है, बोनस में दे रही है, ठीक है। अगर आपको अल्ट्रेशन करनी है शेयर्स में तो आपको नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को, ठीक है, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, जैसे कंपनी एक्ट है तो उसका रजिस्ट्रार होता है। आपको नोटिस पीरियड नोटिस देना होगा, पीरियड क्या रहेगा इसका, 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस डाल सकती है अल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और अगर नोटिस डालने के बाद भी कंपनी अल्ट्रेशन नहीं करती है तो उसको 500 रुपीज पेनल्टी लगेगी। नौ आ गया बोरोइंग पावर, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी 2 मिनट ही है हमारे पास तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। बोरोइंग पावर ये हम कल करते हैं। कोई दिक्कत अभी तक? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, यस मैम। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो बोरोइंग पावर अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी 2 मिनट ही रह गए हैं मीटिंग को, तो हम फिर वो कल करेंगे, ओके। ओके मैम। ओके।